जय हिंद जनाब। अल्फाज से आप समझ गए होंगे कि ये जो जय हिंद की है, ये जो हमारी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हैं या अन्य एजेंसियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ अल्फाज है, उनसे जुड़ा हुआ अभिवादन है। लेकिन ये जय हिंद की जब आवाज़ गूंजती है तो जिसे जय हिंद किया जाता है उसका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है, और जो जय हिंद कहता है उसके भाव भी उस वक्त देखने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें जय हिंद होता है। खैर, पिछले 2 दिन से पुलिस महकमे के लिए एक बहुत बड़ा बवाल उठा हुआ है, और वो बवाल उठा हुआ है उस अल्फाज की वजह से जिसमें कैबिनेट के बाद कैप्टन मिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने ये कहा था कि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जो मुफ्त यात्रा थी वो बंद कर दी गई है, और अब ये दोबारा सुविधा जो है वो पुलिस वालों को नहीं दी जाएगी। एक मुफ्त शब्द पर इतना बवाल उठा कि सरकार में ही एक सीपीएस राम कुमार ने हर्षवर्धन को भी नसीहत दे डाली कि ये सही नहीं है। खैर, ये सियासत के लोग हैं, इनकी हाँ या ना उतना मायने नहीं रखती है, इनका समर्थन या विरोध उतना मायने नहीं रखता है जितना पिछले 2 दिन से पुलिस में जो बवाल उठा है वो अहम नजर आ रहा है। क्योंकि इसके अहम नजर आने की भी वो एक वजह है, और वो वजह है सरकारों का वहम। अब वहम पर आते हैं कि सरकारें किस वहम का शिकार हैं। आखिर ऐसा कौन सा अहम काम जो है वो सरकारों ने पुलिस महकमे के लिए किया है जिससे उसे ये वहम हो गया है कि वो सर्वोपरि है। बचपन में पुलिस चोर का एक खेल शायद हर किसी ने खेला होगा, जिसमें पुलिस चोर का पीछा करती है, और आखिरकार बच्चों की उस गैंग में भी जो खेल रही होती है उसमें जो पुलिस वाला बना होता है वो चोर को धर दबोचता है। यानी बचपन से ही एक छवि पुलिस की बनी होती है कि जो गलत लोग हैं उन्हें पकड़ना ज़रूरी है। लेकिन अब दौर बदल चुका है, क्योंकि पुलिस कितनी दौड़ती है, कितनी भागती है, कितनी हाँफती है, इसका अंदाज़ा तो शायद हमारे हुक्मरानों को भी नहीं होगा। ट्रोलिंग करना आसान है, लेकिन हकीकत का सामना करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं या आपके साथ साझा कर रहे हैं वो बिंदु सच में बहुत अहम हैं, और शायद इन अहम बिंदुओं की वजह से सरकार के वहम भी दूर हो जाएं, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। तो चलते हैं सीधे खबर की तरफ। सरकारें कहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना कर रखा जाए, जो असामाजिक तत्व हैं, जो शरारती हैं, जो अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ की जाए। तो सरकार के सामने एक सवाल पहला तो यही बनता है कि जब पुलिस किसी भी अपराधी को, शरारती तत्व को पकड़ कर लॉकअप में बंद करती है तो उनके खाने पीने का जो बजट है, क्या वो कभी सरकार ने निर्धारित किया? अगर हमारे और आपके घर पे भी कोई मेहमान आ जाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर मेहमान ने 4-5 दिन ठहरना है तो उसके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था है वो एक तरह से एक्स्ट्रा लोड की तरह सामने आ जाती है। लेकिन जिस समाज में शांति रखने के लिए ये पुलिस वाले इन अपराधियों की धरपकड़ करते हैं, उन्हें लॉकअप में डालते हैं, तो उसके लिए भी एक नए पैसे का प्रावधान जो है वो यहाँ पर किसी भी सरकार ने पुलिस में तैनात लोगों के लिए नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि जब लॉकअप के अंदर कुछ दुर्घटना हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले या फिर कुछ और कर ले, तो उसकी जांच के लपेटे में पुलिस के लोग तो आ जाते हैं। क्या कभी ये सोचा कि जब ये लोग, इनके पास, अगर सामान्य भाषा में कहूँ कि सरकारी मेहमान बने होते हैं, तो क्या इनके लिए खाना पीना ज़रूरी नहीं होता होगा? क्या इन लोगों के लिए कोई पैसा धेला जो है वो पुलिस वाले खर्च नहीं करते होंगे? क्या इनको लॉकअप में भूखे रखते होंगे? लेकिन बात वही आ गई कि जब नेगेटिविटी का प्रचार करना है तो डट के कीजिए। मौत हो गई तो जांच बिठा दीजिए। कभी किसी बड़े नेता या अफसर ने इस तरफ गौर किया कि इन लोगों के खाने पीने पर जो खर्च होता है वो कहाँ से आता होगा? अब आता हूँ दूसरे पहलू पे।
इस पहलू में भी सरकार को घुटन महसूस होगी, क्योंकि जब कोई अज्ञात लाश शव मिल जाता है तो उसका पोस्टमार्टम करवाना कानूनी लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान भी कोई लिहाज जो है वो पुलिस के लोगों के साथ नहीं होती। जब अज्ञात शव को मॉर्चरी में लेकर जाते हैं और उसका पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ पर एक तरह से पूरा जो खर्चा है वो भी पुलिस विभाग को करना पड़ता है, चाहे उसका कफन है, चाहे उसको सिलने के लिए सुई धागा, कफन को सिलने के लिए सुई धागा चाहिए, वो भी पुलिस का है। अगर विसरा, जिसकी जांच की अक्सर बात की जाती है कि विसरा जांच के लिए भेजा गया, कभी किसी ने ये सोचा कि उस विसरे के लिए जो एक तरह के मतबान या कहें फिर एक तरह से जो डिब्बे होते हैं वो भी लिए जाते हैं, उनको भी सील किया जाता है। क्या सरकार ने कभी इस तरफ बजट की तरफ ध्यान दिया कि वो भी कोई खर्च होता होगा? नहीं, यहाँ पर भी एक नए पैसे का जो प्रावधान है वो भी सरकारों की तरफ से नहीं हुआ है। यानी अज्ञात शव मिलता है, कोई लाश बरामद होती है तो उसका पोस्टमार्टम करवाने में, उसका जितना भी खर्च आता है उसको वहन करने में पुलिस विभाग के लोग ही सामने आते हैं। फिर चंद रुपयों के लिए ये बवाल क्यों? उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता जिस तरफ ये लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं? तीसरे पहलू की बात करूंगा। यहाँ पर भी सरकारी बंदोबस्त, सरकारी सोच का आपको तिया पांचा होता हुआ नजर आएगा। अक्सर ये खबरें आपको अखबारों में देखने को मिल जाती हैं कि मानसिक तौर पर विकृत आदमी मिला, पागल आदमी मिला, महिला मिली, और कई दिनों से या महीनों से ये फरार रेन शेड में बैठे हुए हैं, रेन शेल्टर में बैठे हुए हैं। और इसके बाद क्या होता है, वहाँ की जो भी एक संस्था होती है, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जो कोई भी है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि भैया यहाँ पे जाइए, एक मानसिक तौर पर विकृत व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। पुलिस वहाँ पर जाती है और उसके बाद एक न्यायिक प्रक्रिया चलती है। उसके तहत ये होता है कि इन्हें फला जगह छोड़कर आइए। हिमाचल में जो जगह है इन लोगों को छोड़ने के लिए वो शिमला में है। और यहाँ पर भी सरकार से ये सवाल बनता है कि क्या आपने ऐसे लोगों के लिए कोई बजट निर्धारित किया है पुलिस के लिए कि पुलिस उस मद से वो पैसा खर्च करके इन्हें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से उठाकर शिमला पहुंचा पाए? नहीं, मानसिक तौर पर जो विकृत एक समस्या होती है वो सिस्टम में भी है। सेवाएं चाहिए, लेकिन सेवाओं के ऊपर कितना खर्च हो रहा है इसकी तरफ ध्यान नहीं आता। नक्शल में यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर भी सरकार का कोई बजट चिन्हित नहीं है। चौथा बिंदु जो है वो जिस तरह से मौत के बाद एक चौथा आता है ना, उसी तरह का ये चौथा बिंदु भी है। सरकारें कहती हैं कि अब फलां मेले हैं, अब फलां त्योहार है, फलां आयोजन है, तो वहाँ पर पुलिस मुस्तैद रहेगी, पुलिस की इतनी बटालियन आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई दो राय नहीं, पुलिस जाती है वहाँ पे। सिर्फ पुलिस की जो बसें हैं वो उन जवानों को लेकर वहाँ तक पहुँचती हैं। क्या सरकार ने कभी ये सोचा कि यहाँ पर भी कोई खर्च होता होगा? तंबू पुलिस वाले खुद गाड़ लेते हैं, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था का क्या? उनके जो एक तरह से बिजली लगती है उनके बिलों का क्या? तो ये भी एक कड़वा सच है कि यहाँ पर भी सिवाय कागजी खर्च के कुछ नहीं होता। जवान खुद या उस इलाके का जो SHO है या कोई और आला अधिकारी है उसको ये बंदोबस्त करने पड़ते हैं। बिजली का बिल भी अपनी जेब से देना और खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी करनी। तो अब बताइए, ये पुलिस की उम्मीदों का चौथा नहीं है तो क्या है? पांचवा बिंदु थोड़ा सा फिर आपको फ्लैशबैक में लेके जाएगा। मैंने पहले बात की पोस्टमार्टम्स की, और जब भी कोई पोस्टमार्टम होता है तो भी, और कोई चीज़ बरामद होती है, नशीला पदार्थ बरामद होता है तो भी वहाँ पर एक प्रॉपर्टी सीज करने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल होता है, सुई धागा तमाम वहाँ पर पुलिस के लोग ही उसका जुगाड़ करते हैं। लेकिन सरकार ये बताती है कि हमने कितना कंट्रोल कर लिया, कितना नशे पर ब्रेक लगा दी या कितना और कुछ कर दिया। कभी सोचा कि जब ये लोग उस जांच में जुटते हैं तो कितना खर्च आता होगा? वहाँ पर भी अक्सर ये देखने में नज़र आता है कि अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम से पहले एक लिस्ट दे देते हैं कि जाइए ये फलां सामान लेकर आइए। पुलिस के जवान जाते भी हैं, लाते भी हैं, पैक भी करते हैं।
लेकिन उसके लिए, पैकिंग के लिए क्या खर्चा हुआ किसी को पता है? नहीं, शायद ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसके लिए भी कोई बजट निर्धारित ही नहीं हुआ है। तो फिर पता कैसे होगा इन चीज़ों का? सुविधा दर्शन तो सरकारें बड़े आराम से करवा रही हैं, लेकिन दुविधा दर्शन करवाया कभी? कभी देखा, दुविधा दर्शन किया सरकार के लोगों ने कि अगर इन तमाम दुविधाओं के साथ ये लोग जूझ रहे हैं तो उसकी क्या वजह होगी? अंत में पुलिस की इस अंतहीन कहानी का एक और पहलू है। हाल ही में धाराओं में बदलाव हुआ, पुलिस जो कानून है उसमें बदलाव हुआ, लेकिन उसमें क्या पुलिस वालों के दिन बदले? ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों की जो बदनामी होती है वो बेवजह होती है। इस महकमे में तो स्टेशनरी के लिए भी लाले पड़ते हैं, और जब कोई वहाँ पर जाता है तो पुलिस वाले अक्सर उनके खिलाफ ये कंप्लेंट आती है कि जाइए बाहर से कागज़ और पेन लेकर आइए, और हम लोगों को आदत है कि हम इसका बवाल बना देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये पुलिस वाले आखिर जान दे तो कहाँ जाकर दे? साल 2012 के बाद इनकी जो वेतन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल 2024 चल पड़ा, 12 साल में इनके जो वेतन है उनमें कोई खास बदलाव दर्ज नहीं हुआ है। फिर इन हालात में पुलिस वाला अपनी जेब से तमाम इन खर्चों का बंदोबस्त करेगा तो क्या वो अपने परिवार को एक तरह से उसका पालन पोषण कर पाएगा? अब दूसरा पहलू, नए कानून का मैंने जिक्र किया, उसमें ये अब आदेश आ चुके हैं, ये प्रावधान हो चुका है कि कोई भी घटना हो जाती है जो कि गंभीर इसमें मानी जाए तो उसमें पूरी वीडियोग्राफी होगी और उसको तय से समय सीमा के तहत आला स्तर तक पहुंचाना होगा। अब वीडियोग्राफी का खर्चा सरकार बताए कि कितने वीडियो जो कैमरा है वो सरकारों ने दिए हैं, और उसके बाद जब इनकी रिकॉर्डिंग होनी है उसको वहाँ पर आला अधिकारियों के पास या माननीय न्यायालय के पास पहुँचाना है। तो ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि कम से कम 4 पेन ड्राइव जो हैं वो यहाँ पर लग जाती हैं, जिनके जरिए उस डाटा को सेव करके वहाँ तक पहुँचाना होता है। अब 400 रुपया भी एक पेन ड्राइव का रख लें तो 1600 रुपया यहाँ पर खर्च हो जाता है। अपनी सो कॉल्ड मुफ्त यात्रा, हालांकि उसे पुलिसकर्मी अपनी तनख्वाह से में से कटवाते रहे हैं, तो उसको भी मुफ्त यात्रा का ये कर रहे हैं। और जो मुफ्त में आप पुलिस से सेवाएं ले रहे हैं, जो सिस्टम सेवाएं ले रहा है, वो कहाँ पर है? सवाल तो बहुत सारे हैं। पुलिस की अगर एक तरह से मैं सामान्य भाषा में कहूँ कि झंड उतारनी हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। ये तस्वीर का दूसरा पहलू है, जिस तस्वीर में पुलिस की तकदीर जो है वो खराब नजर आने शुरू हो चुकी है। अब एक और पहलू, जब कुछ होता है या कोई, जिस तरह से पिछले दिनों हुआ कि आतंकवादियों की सूचना आई कि पंजाब बॉर्डर से वो हिमाचल में क्रॉस कर सकते हैं, पूरे चंबा बॉर्डर को सील किया गया, कांगड़ा के बॉर्डर को सील किया गया। बाई चांस ही एक मौका ऐसा आया कि मैं भी कांगड़ा चंबा के बॉर्डर पर था, और बॉर्डर से शायद 100-150 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर पुलिस का नाका लगा हुआ था। और जब मैंने वहाँ पर बात की कि भैया आपके खाने पीने का क्या बंदोबस्त है, तो कहा गया कि जेब से। चलिए मान लिए जेब से भी, लेकिन वो जो नाके थे वो ऐसी जगह पर नहीं थे जहाँ पर ये खुद खरीद कर खाना खा सकते, लेकिन ड्यूटी इनके लिए सर्वप्रथम थी, तो ये लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो क्या सरकार के पास ऐसा भी कोई बजट है? अब मेरे को तो शर्म आती है इस सवाल का जवाब देते हुए, आप खुद ही तय कीजिएगा या पुलिस के लोग ही ये बता दें कि कितनी सी सुविधाएं जो हैं वो इन लोगों को दी जाती हैं। और ये वही पुलिस है जिसका दबका दिखाने के लिए, जिसके जरिए अपना रुतबा दिखाने के लिए तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं हाई एंड के और हमारे जो नेता हैं, वो इन पुलिस महकमे से ही PSO को अपने लिए हासिल करते हैं ताकि पता लगे कि बड़े साहब आए हैं। लेकिन इन बड़े साहबों के साथ जो जवान चलते हैं वो उसी पुलिस के हैं जिसे हाल ही में एक तरह से ये कहा गया कि इनकी मुफ्त की सेवा बंद कर दी गई। हालांकि वो मुफ्त की सेवा नहीं थी। मुफ्त की सेवाएं इन पुलिस के लोगों से कौन ले रहा है, ये भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल खुद सरकार ने खड़ा कर दिया है। और
कुछ और जो ताने हैं वो भी पुलिस के खाते में आते हैं। कहा जाता है कि इनको 13 महीने की तनख्वाह दी जाती है क्योंकि ये 24/7 ड्यूटी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये वही सरकार है जो पुलिस की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, और ये वही सरकार है जो स्वास्थ्य सेवाओं के जब बात आती है तो उसमें जो नर्सिंग स्टाफ है उसके लिए दोहरे मापदंड अपना रही है। अगर नर्सिंग की जो ड्यूटी है 24/7 है, लेकिन उसमें भी उन्हें तनख्वाह जो है वो भी इन्हीं पुलिस कर्मियों की तरह 13 महीने की दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर उनके लिए 8 घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट तय है, लेकिन यहाँ पर तो वो भी तय नहीं है। 24 घंटे यानी 24 घंटे ड्यूटी देनी है तो देनी है। फिर सवाल ये भी है कि इन लोगों की खैर कौन मांगेगा जो समाज की खैर बनाए रखने के लिए ताकत झोंके हुए रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। पुलिस महकमे के खाते में बदनामियां भी थोक में है। और अगर मैं ये कहूं कि अगर ये परिस्थितियां सच में सही हैं तो इस तरफ लेकर कौन जा रहा है? पुलिस की छवि ऐसी बने इसके लिए मजबूर कौन कर रहा है? तमाम चीजें जो हैं वो एक तरह से निष्पक्ष तौर पर सामने आनी चाहिए। पुलिस की मुफ्त की बदनामी भी हो रही है और मुफ्त में एक तरह से ये कहें कि ट्रोलिंग भी हो रही है। इस मुद्दे पर राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारी रक्षा में, हमारे समाज की सुरक्षा में तैनात है। तो किसी को कोसना बहुत आसान होता है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पुलिस एक एक कोस किस तरह से नापती होगी, क्योंकि सरकार उनके साथ नजर नहीं आती है। उल्टा सरकार उन व्यवस्थाओं को नजर खुद ही लगा देती है जो इनके लिए किसी दौर में बनाई गई थी। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।